हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था जो केवल एक ही आवरण से घिरे होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो क्लास में हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, यानी लयनकाय जिसे हिंदी में हम कहते हैं। और हमने पढ़ा था आपका अंतःपृतवी जालिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और हमने पढ़ा था गाल्गी काय के बारे में, ठीक है, यानी गाल्गी बॉडी के बारे में। तो अगर आपने इस वीडियो क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जो पीछे के जितने भी वीडियो क्लास हैं उनको देख कर आएँ, तब आपको आगे की वीडियो क्लास समझ में आएंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम आपके जो वीडियो हैं वो हम सीक्वेंस से कैसे देख पाएंगे। तो आप ना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ चैप्टर वाइज आपको सारे कहते हैं वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के जितने वीडियो हैं वो चैप्टर फर्स्ट के प्लेलिस्ट में हैं, चैप्टर सेकंड के जो जितने भी वीडियो क्लास हैं वो चैप्टर सेकंड के प्लेलिस्ट में है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको आराम से सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो भी सीक्वेंस से। ठीक है, तो इसलिए डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारे डाउट क्लियर्स करके आगे के चैप्टर्स को या आगे के टॉपिक्स को समझना है हमें। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो क्लास में तो हमने पढ़ लिया था उन कोशिकांगों के बारे में जो सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक ही आवरण से घिरे होते हैं। लेकिन अब हम उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी आवरण से घिरे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, कोशिकांग हमारे 3 प्रकार के होते हैं और जितने भी कोशिकांग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं आपका, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो हमने डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग पढ़ लिया, सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकांग पढ़ लिया। अब हम उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी आवरण से घिरे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, राइबोसोम्स को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपकी नीट के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वो मतलब मैं कितना बता दूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे प्लीज़ बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको राइबोसोम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो राइबोसोम हम हेडिंग डाल लेते हैं पहले। ठीक है, राइबोसोम कैसा कोशिकांग है? ऐसा कोशिकांग है जिसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। ये क्या है? एक नग्न कोशिकांग, यानी नग्न कण है ये। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम्स की खोज की थी जॉर्ज पैलेड ने। कब की थी? 1953 में उन्होंने की थी राइबोसोम्स की खोज। लेकिन इन्होंने जिस राइबोसोम को देखा था वो किस में देखा था? जंतु कोशिका में। उन्होंने जंतु कोशिका में इन राइबोसोम्स को देखा था, लेकिन पादप कोशिका में राइबोसोम्स की उपस्थिति को बताया था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने बताया था इसे। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, ठीक है, पादप कोशिका में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बस सबसे पहले बताया था कि पादप कोशिका में भी राइबोसोम्स पाए जाते थे। खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने की थी। पर उन्होंने राइबोसोम्स को जिस कोशिका में देखा था तो वो कौन सी कोशिका थी? जंतु कोशिका थी। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसको किसने बताया था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने बताया था। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि राइबोसोम्स बने किससे होते हैं, तो राइबोसोम्स आपके बने होते हैं प्रोटीन और साथ ही साथ में इसमें पाया जाता है आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है। तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के और आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, ठीक, तो जो राइबोसोम होता है उसमें जो प्रोटीन और आरएनए वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो एक कुंडलित, ठीक है, जैसे एक कुंडलित होते हैं उस प्रकार ये पाए जाते हैं। इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। मैंने अभी बताया कि ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। ये क्या होते हैं? एक नग्न कण होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने की थी।
1953 में। पर उन्होंने जिस कोशिका में इसे देखा था वो कौन सी कोशिका थी? जंतु कोशिका थी। ठीक है, पर सबसे पहले पादप कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने बताया था। ठीक है, ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कहते हैं प्रोटीन और आरएनए एक कुंडलित के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। अगर हम बात करें कि अब राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके प्रकार देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि राइबोसोम पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम आपके जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, जीवद्रव में, अंतःप्रदव्य जालिका की सतह पर, केंद्रक आवरण पर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, लवकों में, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन कौन सा को कहते हैं राइबोसोम कौन सी कहते हैं कोशिकाओं में पाया जाता है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपके राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो राइबोसोम आपका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में, अंतःप्रदव्य जालिका में, और केंद्रक आवरण की सतह पर जीवद्रव में, ठीक, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका 70S प्रकार का और दूसरा होता है 80S प्रकार का। 70S प्रकार का को कहते हैं राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 80S का प्रकार कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो जो कहते हैं आपका जो प्रोकैरियोटिक जो कहते हैं 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो और कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक में पाया जाता है। ठीक, ये यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये कोशिकांग किसके हैं? आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग है, तो इनके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप लिख दें कि 70S प्रकार का कोशिकांग आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन उसके कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता। ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, कोशिका के जो कहते हैं आपका यूकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये लिखेंगे ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, पर यूकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ये पाया जाता है। ठीक है, आपका जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50S प्लस 30S। ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80S हो जाता है। ठीक है, लेकिन 80S हम नहीं लिखते। ठीक है, अवसादन गुणांक के आधार पर ये कितना होता है? 70S होता है। ठीक है, तो इनका अवसादन गुणांक क्या हुआ? गुणांक 70S होता है। ठीक है, S क्या होता है? तो S का मतलब होता है आपका, S का मतलब होता है, S का अर्थ आपका होता है श्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, आपका जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50 और 30। इनका आप जोड़ेंगे तो 80S होता है, लेकिन इनका हम अवसादन गुणांक देखते हैं तो इनका अवसादन गुणांक कितना होता है? 70S होता है, जहाँ पर S का अर्थ क्या होता है? श्वेडबर्ग यूनिट।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवसादन गुणांक हम किसे कहते हैं, है ना। ठीक, तो सभी कोशिकाओं में, अभी मैंने आपको बताया कि सभी कोशिकाओं में, ठीक है, तो सभी कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए, ठीक है, एक यंत्र होता है जिसका नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग। क्या नाम है उस यंत्र का? इसको आपको लिखना नहीं है, बस आपको मैं अवसादन गुणांक समझा रही हूँ। ठीक है, कि आप सोच रहे होगे कि मैम अवसादन गुणांक किसे कह रही है, तो मैं उसको समझा रही हूँ कि अवसादन गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सभी कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। तो कोशिका से राइबोसोम्स को अलग करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस यंत्र का नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग। ठीक है, इसके द्वारा कोशिकाओं से राइबोसोम्स को अलग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, राइबोसोम को एक विशेष प्रकार की विलय में घोलकर, ठीक है, परख नली में रख दिया जाता है। ठीक है, और एक निश्चित तेजी से, मतलब एक निश्चित तेजी से घुमाया जाता है। एक निश्चित तीव्र गति से क्या करते हैं, इसे घुमाया जाता है। जैसे आप कहते हैं, जैसे चीनी और पानी का जब शरबत घोलते हो तो ऐसे गोल गोल से घुमाते हो स्पीड से, तो उसी प्रकार राइबोसोम्स को भी अलग करके परख नली में एक विशेष प्रकार की विलय में रख दिया जाता है और उसे एक निश्चित तीव्र गति से घुमाया जाता है। ठीक है, तो जब इसे तेज गति से घुमाया जाता है तो कहते हैं कुछ राइबोसोम्स परख नली में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसी गति को हम बोलते हैं अवसादन गुणांक कहते हैं। ठीक है, मतलब वो एक निश्चित और तीव्र गति जिसमें राइबोसोम्स परख नली में नीचे, विशेष प्रकार के जो राइबोसोम्स परख नली में नीचे बैठ जाते हैं, तो उसी को अवसादन गुणांक कहा जाता है। ठीक है, और इसे किस यूनिट से नापा जाता है, तो इसे स्वेडबर्ग यूनिट से नापा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसे जो जिस यूनिट से नापते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। अवसादन गुणांक समझ में आ गया। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोशिका से राइबोसोम को पृथक करने के लिए अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें राइबोसोम्स को एक विशेष प्रकार के विलय में घोलकर परख नली में रखकर तेजी से घुमाया जाता है और एक निश्चित तीव्र गति से घुमाने पर कुछ विशेष प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो परख नली में नीचे बैठ जाते हैं। इस निश्चित गति को, ठीक है, इस निश्चित गति को हम क्या बोलते हैं, अवसादन गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अवसादन गुणांक आपको समझ में आ गया। तो जो हमारे जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम्स हैं वो 50 और 30 दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें जो हमारा 50S है उसको हम लार्ज सब यूनिट और 30S को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें SCS प्रकार के राइबोसोम्स की, तो ये किस में पाया जाता है, तो ये आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इनका जो अवसादन गुणांक होता है वो कितना होता है, इनका अवसादन गुणांक SCS होता है। ठीक, और ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, 60S प्लस 40S। दोनों को जोड़ने से कितना होता है, 100S होता है, लेकिन 100 नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, 80S लिखते हैं। ठीक, अगर अब हम बात करें इसकी संरचना की, कि जो राइबोसोम्स की संरचना कैसी होती है, तो जो राइबोसोम्स के मैंने बताया कि दो राइबोसोम्स होते हैं, दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो जिसमें से इसका एक जो कहते हैं एक यूनिट क्या होता है, बड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, छोटा। तो इसको हम लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक, मैं यहाँ पे छोटा सा ही बना दे रही हूँ आपके समझने के लिए। तो ये हमारा हो गया 50S और ये हमारा हो गया 30S। ठीक है, अगर ये किसका है, 70S प्रकार के राइबोसोम्स का है, तो ये हमारा हो गया लार्ज सब यूनिट और ये क्या हो गया हमारा, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये 70S प्रकार का है। इसी प्रकार हम SCS प्रकार के राइबोसोम्स का देखें तो वो भी, इसमें भी दो सब यूनिट पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, ये हमारा SCS प्रकार का है राइबोसोम्स, तो इसमें ये हो गया 60 का और ये हो गया 40 का, ये इसका लार्ज सब यूनिट है और ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिपीट करेंगे फटाफट से, ठीक है। राइबोसोम्स ये कैसे कण होते हैं? ये ऐसे कण होते हैं जिनमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, ये नग्न कण होते हैं। इसकी खोज जॉर्ज पैलेट ने 1953 में की थी, ठीक है। ठीक, ये किससे बना होता है? तो ये प्रोटीन और इस साथ ही साथ आरएनए से ये बना होता है। प्रोटीन और आरएनए कुंडलित होकर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा राइबोसोम है वो दो प्रकार का होता है, आपका 70S प्रकार का राइबोसोम और 80S प्रकार का राइबोसोम। 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, लेकिन वो उसके कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता, उसके कोशिकांग में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और वो दो कोशिकांग कौन से हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ठीक है। ठीक, आपका जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, 50 और 30, जिसका अवसादन गुणांक कितना होता है? 70S प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें से 50 आपका लार्ज सब यूनिट होता है और 30 स्मॉल सब यूनिट होता है। 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और इसका अवसादन गुणांक 80S होता है, वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, 60S और 40S, ठीक है। जिसमें 60 आपका लार्ज सब यूनिट होता है और आपका जो 40 है वो स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है। आपको राइबोसोम अच्छे से समझ में आ गया। अगर अब हम इसके बात करें कार्य की, कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है, ठीक। इसीलिए इसे कहते हैं प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का इसका कार्य होता है, ठीक है। तो इसको क्या हम प्रोटीन राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, ये इसका क्या है? कार्य है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। मैंने भी बताया था कि कहते हैं दो, अगर इसके हम संगठन की बात करें तो मैंने भी बताया था कि कहते हैं राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से, जिसमें से आपका जो 60% प्रोटीन होता है, ठीक है, और 40% क्या होता है? इसमें आरएनए होता है। ये इसका संगठन है, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, जिसमें से 60% प्रोटीन पाया जाता है और 40% आरएनए पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स जो होता है वो किस कहते हैं? राइबोसोम्स या तो सिंगल यानी वो अकेले अकेले मिलेंगे, ठीक है। अगर ये समूह में मिलते हैं तो इसको हम बहु राइबोसोम कहते हैं। अगर ये समूह में पाए जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? बहु राइबोसोम, बहु राइबोसोम, ठीक है। लेकिन जब प्रोटीन संश्लेषण के समय, ठीक है, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए में ये जो राइबोसोम्स क्या होते हैं? एक कतार में जुड़ जाते हैं, एक कतार में इस प्रकार जुड़ जाते हैं, ठीक है। और एक कतार में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के समय में राइबोसोम एमआरएनए में जुड़कर एक लंबी कतार बनाते हैं, तो इस कतार को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। पूछता भी है कि पॉलीसोम किसे कहते हैं? तो पॉलीसोम, ठीक है, जब कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय में राइबोसोम एमआरएनए में एक के बाद एक जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम कहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा राइबोसोम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए और राइबोसोम्स और उसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो राइबोसोम्स हमने हेडिंग लिख ली है, लिखिए। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने 1953 में किया था, ठीक है। यह एक कैसा कोशिकांग है? तो यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है।
ये किससे मिलकर बना होता है? ये प्रोटीन के और साथ ही साथ आरएनए से मिलकर बनता है, जिसमें से प्रोटीन आपका 60% होता है और आरएनए कितना होता है? 40% होता है। ठीक है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जीवद्रव में अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर, केंद्रक आवरण पर, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका में भी पाया जाता है। तो ये आपकी सभी कोशिकाओं में पाया, मतलब दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी। ठीक है, राइबोसोम किस प्रकार की बात करें तो राइबोसोम्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार का होता है, दूसरा SCS प्रकार का होता है। एस का अर्थ मैंने आपको बताया कि ये श्वेटबर्ग यूनिट है जो अवसादन गुणांक को नापने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, 70S प्रकार, इस प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक कोशिकांगों माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाए जाते हैं, पर ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, 50S तथा 30S, जिसमें से 50 आपकी बड़ी इकाई होती है और 30 क्या है? छोटी इकाई है। ठीक है, अगर अब हम बात करें SCS प्रकार के राइबोसोम्स की तो उसको हम हेडिंग लिख लेंगे SCS प्रकार की, और उसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ये भी दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, 60S और 40S। 60S आपकी बड़ी इकाई होती है और 40S छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग, हम जो लिखेंगे राइबोसोम्स की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। तो यह सूक्ष्म सघन गोलाकार झिल्ली विहीन कड़का में छोटे कोशिकांग होते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 15.25 नैनोमाइक्रोन तक होता है। राइबोसोम्स जब एक समूह में होते हैं तो इन्हें हम बहुराइबोसोम्स कहते हैं, और जब ये प्रोटीन संश्लेषण के समय mRNA में कतार से लगकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो इसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम की दोनों जो इकाइयाँ होती हैं, जो दोनों उप इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी जो दोनों उप इकाइयाँ हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? तो वो आपका मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम आयन की सांद्रता से, अगर हम इसे अलग कर दें तो ये यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये आपकी लार्ज हो गई और ये आपकी छोटी सब यूनिट हो गई। तो ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता से ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के कार्य की। तो राइबोसोम्स का कार्य क्या है? तो राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। इसका कार्य क्या होता है? राइबोसोम्स का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। ठीक है, तो ये आपका राइबोसोम्स के बारे में आपका हो गया। ठीक है, अगला जो हमारा कोशिकांग है वो हमारा कोशिकांग है कशाभिका एवं पश्चाभिका। ठीक है, इंग्लिश में कशाभिका को हम बोलते हैं फ्लैजिला और पश्चाभिका को बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि कशाभिका एवं पश्चाभिका क्या चीज़ है। ठीक है, राइबोसोम आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो राइबोसोम्स को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी पूछिएगा। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने एकदम क्लियरली राइबोसोम पढ़ा है। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे कशाभिका एवं पश्चाभिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैजिला एंड सीलिया। ठीक ठीक, कशाभिका एवं पश्चाभिका। पश्चाभिका जो होती है वो आपके आकार में छोटी होती है। ठीक है, और कशाभिका क्या होती है? आकार में बड़ी होती है, पर कार्य दोनों का एक ही होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है? दोनों का एक ही होता है। ये कहते हैं गति प्रदान करते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है,
अगर आपने पैरामीशियम की संरचना देखी थी, पैरामीशियम कैसा होता है, हमारा चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। अगर हम पैरामीशियम में, तो आपको छोटी छोटी इस प्रकार संरचना पैरामीशियम में पाई जाती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी पछमाविका है, यानी सीलिया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो हमारी पछमाविका होती है वो क्या होती है, आकार में, ये क्या है, सीलिया। तो सीलिया क्या होती है, आकार में छोटी होती है, और ये क्या करता है, कोशिका को गति प्रदान करता है, ठीक है। भोजन पकड़ने में भी सहायक होता है। कशाभिका हमारी आकार में क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। आपने कहते हैं, आपने जीवाणु कोशिका देखी होगी, उसमें पछमाभिका और कहते हैं कशाभिका दोनों पाई जाती है। सीलिया भी पाया जाता है, उसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। कशाभिका थोड़ा आकार में बड़ी होती है इस प्रकार से, तो ये क्या होती है, आकार में थोड़ी बड़ी होती है कशाभिका, ठीक। अगर इसकी हम बात करें संरचना की, कि पछमाभिका एवं कशाभिका की संरचना कैसी होती है, ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों का कार्य क्या होता है, गति प्रदान करने का होता है, भोजन पकड़ने में ये सहायता करते हैं, ठीक है। जो पछमाभिका होती है वो हमारी आकार में छोटी होती है, कशाभिका क्या होती है, हमारी आकार में बड़ी होती है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से काट दें, अगर बीच से अगर इसे हम कहते हैं कशाभिका को काट दें, तो पछमाभिका को काट दें, तो इन दोनों का जो आंतरिक संरचना है वो एक जैसा ही है, ठीक है। कशाभिका का वही है और पछमाभिका का भी वही है। तो अगर इसे हम काट देते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिख जाती है, ठीक। 1 2 3 4 6 7 8 और 9, एक बीच में, ठीक है। तो जो कशाभिका और पछमाभिका यानी फ्लैजिला और सीलिया किससे मिलके बने होते हैं, तो ये माइक्रोट्यूबूल से बने होते हैं, ठीक है, यानी सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो दो दो के जोड़े में होते हैं, ठीक है। और आपका बीच में दो क्या होते हैं, बीच में होते हैं, पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते। जो आपके माइक्रोट्यूबुल्स हैं ये 9 दो दो के जोड़े में होते हैं, और 2 क्या होते हैं, बीच में होते हैं, पर ये दोनों आपस में जुड़े नहीं होते, ठीक है। तो 9 क्या होते हैं, परिधि में होते हैं, और 2 बीच में होते हैं। तो इसको हम 9+2 की व्यवस्था में बोलते हैं, वे व्यवस्थित रहते हैं। जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो 9+2 की व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। 9 परिधि में होते हैं, 9 कहाँ होते हैं, आपके परिधि में होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं, केंद्रक में, ठीक है। और ये जो 9 माइक्रोट्यूबुल्स हैं ये एक रेडियल स्पोक द्वारा यानी आर्य तीलियों द्वारा केंद्रक से इस प्रकार जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो 9 माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो केंद्रक से आर्य तीलियों द्वारा यानी रेडियल स्पोक द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपस में भी जुड़े होते हैं एक दूसरे से इस प्रकार। तो जो हमारे कशाभिका और पछमाभिका है वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर, ठीक है, फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जो 9+2 की व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। 9 माइक्रोट्यूबुल्स आपके परिधि में और 2 माइक्रोट्यूबुल्स केंद्रक में पाए जाते हैं, जो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। इनका कार्य मैंने बता ही दिया कि इनका कार्य क्या होता है, कोशिका को गति प्रदान करने का इनका कार्य होता है, ठीक है। तो अब हम फटाफट से कशाभिका एवं पछमाभिका हेडिंग लिख लेंगे और इसमें लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग आपने लिख लिया तो लिखेंगे, पादप एवं जंतु जगत में कुछ कोशिकाओं एवं जंतु में गति प्रदान करने हेतु कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं भोजन पकड़ने में भी सहायता होती है, मैंने अभी बताया आपको। कशाभिका आकार में बड़ी होती है और पछमाभिका आकार में छोटी होती है, ठीक है। अगर इनकी हम संरचना की बात करें तो ये सूक्ष्म नलिकाओं यानी माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बने होते हैं, जो 2-2 के जोड़े में 9 नलिकाएं होती हैं, ठीक है। जो 9 नलिकाएं होती हैं वो परिधि पर होती हैं और 2 आपकी केंद्रक में होती हैं, पर वो केंद्रक वाली आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है। केंद्रक वाली जो आपस में जुड़ी हुई
नहीं होती। इसी को हम 9+2 की व्यवस्था बोलते हैं कि जो कशाभिका एवं पश्चाभिका में जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो 9+2 की व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ये आपका पूछता भी है कि 9+2 की व्यवस्था क्या है, तो आप इस बता देंगे कि 9+2 की व्यवस्था क्या है कि जो आपके कशाभिका और जो पश्चाभिका की जो संरचना है वो किससे मिलकर बनते हैं, वो माइक्रोट्यूबुल्स यानी सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से 9 आपके परिधि पर और 2 केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये केंद्रक से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये केंद्रक से आरी तीलियों यानी रेडियल स्पोक द्वारा ये केंद्रक से जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक, इसकी आंतरिक संरचना का फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि प्रत्येक कशाभिका और पश्चाभिका के 2 भाग होते हैं, पहला बसल बॉडी, दूसरा तंतुमय यानी फिलामेंट। ये एक मोटी झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कशाभिका एवं पश्चाभिका के कार्य भाग की बात करें, अगली हेडिंग हम लिखेंगे कशाभिका एवं पश्चाभिका के कार्य। ठीक, तो इसका कार्य क्या है, तो लिखेंगे ये कोशिका को गति प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। ठीक, अगर हम दूसरा लिखें तो पश्चाभिका, मैंने बताया कि पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, पश्चाभिका पाया जाता है। पश्चाभिका पैरामीशियम में गति प्रदान करता है व भोजन पकड़ने में सहायता करता है, भोजन पकड़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये कशाभिका एवं पश्चाभिका के कार्य, मेन कार्य इनका यही है कि यह कहते हैं कोशिका को क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम अगला कोशिकांग लिखेंगे। हमारा आपका कहते हैं पश्चाभिका और कशाभिका में इतना ही। ठीक है, इसमें बस इतना ही समझने लायक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे तारक काय एवं तारक केंद्र। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रिओल। ठीक है, हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे तारक काय एवं तारक केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रिओल। ठीक है, तारक काय एवं तारक केंद्र। तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तारक काय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के समीप। ये संरचना कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के समीप। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और ये संरचना कहाँ रहती है, केंद्रक के समीप। इनको सबसे पहले टी बावेरी ने, किसने इनको देखा था, टी बावेरी ने इन्हें तारक काय नाम दिया था 1888 में। 1888 में इनको टी बावेरी ने सबसे पहले तारक काय कहा। ठीक है, प्रत्येक जो तारक काय होता है वो 2 जोड़े तारक केंद्रों से का बना होता है। ठीक है, प्रत्येक जो तारक काय होता है, तारक काय 2 तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो 90 डिग्री में। ठीक है, अगर एक तारक केंद्र इस प्रकार है तो दूसरा 90 डिग्री पे ऐसे ये व्यवस्थित रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो तारक काय 2 तार, ये कंप्लीट क्या है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी आपकी, तारक केंद्र, हाँ तारक काय। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर मैं इसको कर दूँ तो होल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, तारक काय। और ये आपका क्या है, तारक केंद्र, और ये दूसरा तारक केंद्र। ठीक है, तो जो तारक काय होता है वो 2 तारक केंद्रों से मिलकर, में 2 जोड़ी तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है।
और ये तारक केंद्र कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो ये तारक केंद्र 90 डिग्री के कोण में स्थित होते हैं। ठीक है, ये भी आपका जो कहते हैं पश्चिमाभिका और कसाभिका की तरह माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन वो दो में स्थित होते हैं और ये कहते हैं 3 के जोड़े में स्थित होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार स्थित होते हैं, 3 के जोड़े पे, इस प्रकार। ये भी 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 लगता है नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आप कॉपी में अच्छे से बनाएं। ठीक है, तो ये भी 9 के जोड़े में होते हैं। इनके बीच में नहीं पाया जाता, जैसे वो 9+2 था तो ये 9+0। इनके बीच में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं, केंद्रक में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं पाया जाता। ये 3 के जोड़े में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिक सूक्ष्म नलिकाएं, त्रिक तंतुओं से, ट्रिपल फाइबर से बने होते हैं। ये त्रिक तंतुओं से, ट्रिपल फाइबर्स। ठीक है, हमारा जो कसाभिका की संरचना में था वो 2 के जोड़े में थे, यानी डबल फाइबर से बने होते हैं, और ये 3 के जोड़े में पाए जाते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। इनके केंद्रक में कोई भी कहते हैं माइक्रोट्यूबुल्स नहीं पाया जाता, इसलिए इसको 9+0 की व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, 9 जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो 3 के जोड़े में परिधि में व्यवस्थित होते हैं और केंद्रक में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं पाया जाता। ठीक है, तो केंद्रक में क्या इसके पाया जाता है, मध्य नाभि, ये नाभि इसमें पाया जाता है, और इसके अगल बगल एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें क्या होते हैं, ये धस्से होते हैं। ठीक है, बीच में इनके क्या होता है, मध्य नाभि होता है, और उसके चारों तरफ एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें ट्रिपल फाइबर क्या होते हैं, धस्से होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कैसे एक लंबी संरचना है, ये संरचना कैसी है, बेलनाकार, जिसे आपका कहते हैं बेलनाकार संरचना होती है। जैसे अगर मैं इसको सिंगल ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे ये पाइप की तरह संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बना दे रही हूँ। ये इस प्रकार की संरचना होती है, ये पाइप की तरह ऐसे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की संरचना से कुछ व्यवस्थित होते हैं। तो तारक काय किस में पाए जाते हैं, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने तारक काय नाम दिया था, तो टी बावेरी ने दिया था 1888 में। प्रत्येक जो तारक काय होता है वो 2 जोड़ी तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है, और ये जो तारक केंद्र हैं, ठीक है, इन दोनों जोड़ी तारक केंद्रों को क्या बोलते हैं, हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, डिप्लोसोम। दोनों तारक केंद्रों को क्या बोला जाता है, डिप्लोसोम भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो 90 डिग्री में के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग लिख लेते हैं, तारक काय एवं तारक केंद्र, और उसमें लिखते हैं। ठीक है, तारक काय एवं तारक केंद्र हेडिंग डालेंगे, सेंट्रीसोम एंड सेंट्रीओल। ठीक है, ये संरचनाएं केवल जंतु कोशिका में केंद्र के समीप पाई जाती हैं। ठीक है, इनको सर्वप्रथम टी बावेरी ने सन 1888 में तारक काय कहा था। ठीक है, प्रत्येक तारक काय 2 जोड़े तारक केंद्रों से बना होता है। प्रत्येक 2 जोड़े तारक केंद्रों को, यानी इन दोनों कंप्लीट संरचना को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। ठीक है, तथा ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तारक केंद्र एक बेलनाकार दीवार की भांति की संरचना होती जिसमें कुल 27 माइक्रोट्यूबुल्स यानी 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो 9 त्रिक तंतुओं यानी ट्रिपल फाइबर्स के रूप में लंब अक्ष पर एक मध्य नाभि के चारों ओर स्थित होते हैं। ये 9+0 में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया 9+0 की 9 जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो आपके परिधि पे पाए जाते, पर केंद्र में कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स नहीं पाया जाता कसाभिका की तरह। ठीक है, उसमें केंद्र में भी 2 माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते थे, इसलिए वो 9+2 की संरचना व्यवस्था थी, और ये 9+0 की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से मध्य नाभि हब में और अक्रिस्टलीय पदार्थ में कुछ इस प्रकार से ये धसे होते हैं। ठीक है,
ये 3 सूक्ष्म नलिकाएं एक रेखा में स्थित होती हैं जो एक अक्रिस्टलीय पदार्थ में धंसे होते हैं। ठीक है, और आप इसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। और भी आपको अच्छे से इसका फिगर बनाना है तो आप बुक में देख लीजिएगा, आपका NCERT की बुक में इसका फिगर अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इसका फिगर बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनकी संरचना किस प्रकार होती है। ठीक है, तो आपको तारककाय एवं तारक केंद्र में कोई भी डाउट्स नहीं है। ठीक, तारककाय हम किसको कहते हैं? तारककाय 2 जोड़ी तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। इसकी कंप्लीट संरचना को हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। और ये जो तारक केंद्र होते हैं ये आपस में कैसे व्यवस्थित रहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण में ये व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें तारककाय का कार्य, अगर इसके हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है, ये कोशिका विभाजन के समय में सहायक होता है। ये कब इसका कार्य होता है? ये कोशिका विभाजन के समय में सहायक होता है। कोशिका विभाजन के समय में सहायक होता है। ये सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि ये विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में स्पिंडल तंतु बनाते हैं। स्पिंडल तंतु बनाते हैं। ठीक है, तो आज आपके जितने भी कोशिकांग हैं, यानी कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका अब नेक्स्ट जो वीडियो क्लास में हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। कि जीव द्रव्य में आपका 2 आता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में जितने भी कोशिकांग आते हैं हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, लेकिन केंद्रक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।